ठीक। बच्चों सब रेडी हैं? कोई बाहर तो नहीं है? अच्छा। और सब कैसे, खैरियत मिजाज हैं? बेहतरीन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए। हाँ मेरी पहले से बेहतर है। ठीक हूँ मैं बिल्कुल एकदम। तो एक्टिव नहीं हूँ लेकिन एक्टिव हूँ। तो स्टार्टिंग करें बच्चों? अच्छा पीछे अभी चेक इन वगैरह आया है कि नहीं अभी? थोड़ा कोई आया नहीं आया? अच्छा। तो आपकी 14 क्लासें कंप्लीट हो गई हिस्ट्री की। दो पार्ट आपके हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। कितने? दो पार्ट्स है ना 14 क्लास में, जबकि एक शायद 25 25 30 30 क्लासें थी एक एक सब्जेक्ट की। मैंने आपको बताया था आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी है, बात खत्म। क्योंकि समझाया उस व्यक्ति को जाता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत समझदारी होती है। सुनने की आदत पड़ी हुई है, अभी देख लेना। सुनने की आदत या अपने हक की आवाज़ ना उठाना, अपने दायित्व को ना मांगना, अभी आप देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज की क्लास से आप मेरे हिसाब से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। क्लास स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकर के चलता हूँ परवर्ती मुग़ल बादशाहों की तरफ लेकर चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब मुग़ल बादशाह मैंने औरंगजेब तक जो है आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। ये सी क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहा हाँ। हेलो हेलो, इसका कनेक्शन वहाँ से। प्यारे बच्चों, हमने आपको बादशाह औरंगजेब तक उसके शासन सत्ता के बारे में पढ़ा दिया था। अब आप औरंगजेब के बाद में मुगल सत्ता का स्थापना तो नहीं कह सकते अब लोग कि हमने मुगल सत्ता की बड़ी स्थापना पढ़ी, कि किस तरीके से जो है जो अलग अलग बादशाह आए उन्होंने मुगल वंश के अंदर अलग अलग काम किए, कुछ ना कुछ नए। जैसे कि बादशाह जहांगीर को हमने पढ़ा तो वो अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। बादशाह शाहजहां को पढ़ा तो वो अपनी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में जाने माने जाने लगा। और आज भी बादशाह शाहजहां की जो चित्रकारी थी, वो सॉरी स्थापत्य कला के नमूने हैं, उदाहरण पेश करते हैं आज भी। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल जो कि दुनिया का दूसरा अजूबा माना जाता है, ये सब मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिए गए। उसके बाद में बादशाह औरंगजेब के बारे में आपने सुना ही होगा। औरंगजेब का शासन जब तक, मैं आपको बता देता हूं, परिचय करा देता हूं, कि जब तक मुगल वंश में बादशाह औरंगजेब का शासन था तब तक जो है मुगलों की शक्ति का वर्चस्व जो था वो दुनिया भर में था। अर्थात अंग्रेज कभी जो थे बादशाह औरंगजेब को कभी फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि उसने अपने शासन और प्रशासन को इतने मजबूत स्तर से आपका जो है चलाया था कि उसकी ताकत जो थी उतनी ज्यादा थी कि अंग्रेज कभी उसकी ताकत को नहीं भेद पाए। और भारतीय इतिहास के अंदर जब आप जो है मुगलों के वर्चस्व को पढ़ते हैं, मुगलों की चीजों को आप लोग पढ़ते हैं, तो आप बादशाह औरंगजेब तक मुगलों की स्थिति को मजबूत तरीके से, अर्थात मुगलों का जो योगदान था वो बादशाह औरंगजेब तक ही माना जाता है।
उसके बाद में मुगल स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसके बाद में जो है धीरे 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 जो मुगलों का एक बाचस था, मुगलों की जो शानो शौकत थी, मुगलों के जो जिंदा रखने वाली चीजें थी, मुगलों की जो नाम पहचान थी, वो धीरे धीरे जो है क्या हो गई, गिरती चली गई। लेकिन उसके पीछे क्या था मैं आपको बताऊं, जब किसी घर के अंदर आग लगती है, जब किसी घर के अंदर आग लगती मतलब ये होता है कि जब आपस में कलेश कट जाता है, तो आपने देखा होगा कि घर टूट जाता है और बिखर जाता है, अंततः उस घर का अंत हो जाता है। यदि चारों भाई इकट्ठे होकर के एक जगह अगर वो रह रहे हैं तो उनकी ताकत जो है वो 4 गुनी या 5 गुनी ज्यादा हो जाती है। तो मेरे बच्चों समझना कि आपको मैंने बताया था कि 3 मार्च 1707 को जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो है मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान में मुगलों का वर्चस्व निभाने वाले, मुगलों के नाम पर जो है उनके जो वंशज रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान पर जो है शासन किया, अर्थात मुगलों पर शासन मतलब कि आगरा या दिल्ली पर जो है शासन किया मुगलों ने। लेकिन जितना वर्चस्व बादशाह औरंगजेब के समय तक था, जितनी शक्ति मुगलों की जो है बादशाह औरंगजेब के काल तक थी, उतनी शक्ति नहीं थी किसी के पास भी। ये बाद में धीरे धीरे आपने सुना ही होगा कि जिस समय बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 को, उसके बाद में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक लगभग 16-17 शासकों ने शासन किया, लेकिन कोई भी शासन को मजबूत स्थिति में ला करके नहीं खड़ा कर सका। अर्थात यहां से मुगलों का और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद में हमेशा हमेशा के लिए मुगलों का अंत ही हो गया। ठीक है, फिर मुगलों का मात्र वंशज तो रहे, लेकिन जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज भी मुगलों के वंशजों के बारे में आता है कि मुगलों के वंशज जिंदा आज भी हैं, लेकिन उनका जो है कहीं मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था कि मुगलों के जो वंशज हैं वो आज भी जो है कोई चाय की ठेली लगाते हैं। ठीक है, ऐसा यूट्यूब वगैरह पर जो है आया है, कैमरे के माध्यम से आप देखना। लेकिन मैं एक नॉर्मली बात बता रहा हूं, एक शेर याद आता है कि कभी के दिन बड़े तो कभी की रात, सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं रहते हैं ना। कभी जो है बड़ी शानो शौकत से जिया करते थे, और ऐसा ही है कि बनी बनी के लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये मुगलों के साथ में जो है एक तरीके से कहेंगे कि उनके साथ में बीती हुई कहानियां हैं। लेकिन अपने कर्मों का हिसाब व्यक्ति को स्वयं ही देना होता है, समझ रहे। और जीते जी दुनिया याद रखती है। कोई कहता है ना कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी औलाद भुगतेगी, नहीं भाई, तू भी भुगतेगा, यही भुगतेगा। अगर जीवन उसका 10 वर्ष मात्र बना है तो उसमें 2 वर्ष तो आपका, या 10 वर्ष में से 2 वर्ष तो ऐसे होंगे जो उसे ये याद दिला देंगे कि तूने करा क्या है जीवन में, उनका फल तुझको मिल रहा है। 1 साल अगर जिंदा रहेगा तो 15 दिन में भी पता लग जाएगा उसको कि जीवन भर में क्या करा। उतनी सिचुएशन ऊपर वाला डाल देता है, लेकिन कर्मों का हिसाब देना होता है सभी को। ठीक, तो ऐसे ही मुगलों के कर्म थे। आज मुगलों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज मुगलों को लोग गालियां देते हैं। सिर्फ ये याद किया जाता है कि दिल्ली का जो लाल किला है वो बादशाह जो है शाहजहां ने बनवाया, और आगरा का ताजमहल वो बादशाह शाहजहां ने बनवाया। इस तरीके से याद कर लेते हैं, उसके बाद उनका कोई वाचस नहीं रहता है ना। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन एक सेलिब्रिटी से ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है विदेशों तक में। तो बनी का सलाम मैंने अभी बताया ना, ठीक है, कि जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, बनी बनी के लाखों निसार होते हैं। अभी प्रधानमंत्री पद से उतर जाए, कितने लोग उनको गालियां देते हैं ऐसे। तो दुनिया है इसका नाम भाई। अब समझिएगा कि 1707 में जब बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई तो मुगल साम्राज्य का पतन यहां से प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, मतलब कि खत्म होना, विनष्टि की कगार पे चला गया। याद रखना कि जब तक बादशाह औरंगजेब था तब तक बादशाह जो, अर्थात मुगल बादशाहों में लिखते हैं ना, जैसे कहते हैं मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह जो थे वो बादशाह औरंगजेब के समय तक ही थे। बाद में जितने बादशाह आए मुगल साम्राज्य में, जैसे जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, जितने भी आए, ये मात्र आपका परवर्ती मुगल के नाम से जाना गया। इतिहास के अंदर इनको परवर्ती मुगल के नाम से जाना गया, लेकिन कोई मुगल बादशाह की संज्ञा इनको भारतीय इतिहास ने नहीं दी है, समझ रहे। लेकिन हुआ क्या कि आखिरकार मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मुगलों का विनाश शुरू हो गया, मुगलों की शक्ति घटती चली गई। सबसे पहला यह था कि मुगलों में औरंगजेब के बाद में कोई इतना मजबूर उत्तराधिकारी नहीं आया जो कि इस गद्दी को संभाल सके, समझ रहे। मजबूत उत्तराधिकारी नहीं आया,
जैसे आपने देखा होगा अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ये सब देखे हैं आपने, ये बड़े मजबूत शासक थे। इस तरीके से बादशाह औरंगजेब के बेटों में कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, तो जब मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था तो मुगलों की बागडोर को संभालने वाला नहीं था। इसलिए मुगलों के लिए एक बड़ी समस्या यह भी रही कि एक मजबूत उत्तराधिकारी ना होना मुगलों का पराजय का एक बड़ा कारण रहा। और दूसरी चीज ये रही, उनके पतन का भी एक बड़ा कारण रहा। दूसरी चीज ये रही कि जब बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई, डेथ के बाद में उसके 4 बेटे थे, अर्थात एक तो जो है ऐसी थे, लेकिन 3 में जो है गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में जो है अलग अलग जगह के वो शासक बने, अभी हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी, कोई गुजरात का, कोई दक्कन का, कोई उत्तर भारत का राजा बन के बैठ गए। और उन्होंने एक मजबूत, जैसे कि मुगलों का शासन था, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम कर लिया था। आगरा में उनकी राजगद्दी हुआ करती थी, दिल्ली में उनके नाम के चर्चे हुआ करते थे। इस तरीके से नहीं हुआ, तो उन्होंने, उसके बेटों ने साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया। और जब उनका साम्राज्य टूटा तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में जो है वो बट गया, मतलब कि एक मजबूत उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया। दूसरी चीज थी कि वो जब अलग अलग जगह पर बैठे तो उन्होंने सोचा कि हम इसको राज्य को बनाने वाले हैं, अर्थात उन्होंने खुद को जो है राज्य का निर्माता मान लिया। समझ रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, आप जानते ही होंगे, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो उन्होंने अपने आप को माना कि भाई हमने इसको बसाया है, हमने इसको बनाया है। और उन्होंने स्वतंत्र राज्यों का, नए नए स्वतंत्र राज्यों का उदय किया। जो उनकी साम्राज्य सत्ता थी उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्होंने नए राज्यों का छोटे छोटे राज्य बना के उनका उदय कर दिया और स्वयं को निर्माता के रूप में जो है कि हम इसको बनाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित किया। तेज तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है? नहीं, ओके, वेरी राइट। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने अदालती साजिशें मतलब कि आपस में द्वेष, एक दूसरे के प्रति जो है लड़ना झगड़ना, ठीक है, हिस्से बंटवारों के प्रति जो है उनके अंदर गृह युद्ध टाइप से जो है छिड़ गया। उसके बाद में क्या हुआ, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, ये एक शब्द ऐसा होता है कि धर्म के प्रति जो है उनका लगाव कम था, क्योंकि मुगलों के जो बेटे थे, अर्थात मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे, जो ये युद्ध में लड़ने वाले थे, इनकी पत्नियां जो थी, ठीक है, ये बाद में इस तरीके से इतने ज्यादा अयास हो गए थे कि इनकी पत्नियां, अगर मान लो सपोज दैट कोई हिंदू है, कोई नृत्यकी है, कोई नाचने वाली है, कोई कैसी है, जो इनको पसंद आई उसको उठा लाए। ठीक है, और उसी से जैसे पुत्र पैदा हो गया, लेकिन वो मुगलों का वंशज था। ठीक है, मुगलों का उसमें रक्त था। ठीक है, तो इसलिए जो है उसका एक कमजोर मतलब पन्ना हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? है ना? तो उनका जो वाचस्पति था वो उस तरीके से प्रभावशाली नहीं रहा जैसा कि औरंगजेब के शासन तक था। उसके बाद में उनके अंदर जो है एकता का जो है वो अभाव पैदा हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुगलों के लिए जितने भी बाहरी युद्ध हुए, आक्रमण हुए, ये छोटे छोटे उत्तराधिकारी जब अपनी अपनी जगह के बन गए तो इन्होंने जो है उन युद्धों पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर नहीं थी, इतनी बड़ी सेना नहीं थी, इतने बड़े धन संपत्ति इनके पास नहीं थी कि ये किसी भी विदेशी शक्ति का आक्रमण सामने से कर सकें, या अंग्रेजों को डरा सकें, या हड़का सकें, या उनके खिलाफ कुछ आ सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां से अब पता लगता है कि 1707 को जब औरंगजेब की डेथ हुई, तो डेथ के बाद औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे परवर्ती मुगलों में, वो खुल करके आए। और इन 3 पुत्रों में सबसे पहले आपने सुना होगा नाम, ठीक है, मुअज्जम का नाम सुना है, मुअज्जम। सबसे पहले मुअज्जम ये हिस्से बंटवारे को लेकर के, क्योंकि मुगलों के अंतिम मुगल जो मजबूत मुगल शासक थे औरंगजेब, उनके पुत्र थे मुअज्जम। इसको क्या काम किया, इसको काबुल का गवर्नर बनाया गया। आप मालूम होगा कि काबुल कहां था, ठीक है, ये कहां का गवर्नर बना, ये काबुल का गवर्नर बना। और ये काबुल का गवर्नर जो बना, ठीक है, मुअज्जम, तो इसको काबुल वाला अफगानिस्तान वाला क्षेत्र दे दिया गया। उसके बाद में दूसरा बेटा आपने सुना होगा काम बख्श, नाम सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, मैंने उस दिन पढ़ाया था, जो काम बख्श था वो दूसरा बेटा था इसका। लेकिन काम बख्श को क्या है, इसको दक्कन का गवर्नर बनाया गया। दक्कन मतलब दक्कन वाला है ना, दक्षिण वाला, इसको क्या किया गया, भारत में दक्कन का गवर्नर बना। कहां का गवर्नर बना? भारत में दक्कन का ये गवर्नर बन गया। उसके बाद में काम बख्श के बाद इसका तीसरा बेटा मोहम्मद आजम का नाम सुना होगा आपने, आजम शाह, अर्थात आजम शाह या मोहम्मद आजम कह सकते हैं, आजम। ये कहां का गवर्नर बना? ये बना गुजरात का गवर्नर। कहां बना बेटा? गुजरात का गवर्नर। आप देख रहे हैं
कि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में भाइयों ने जो है क्या कर लिया, मुगलों की जो असल शक्ति थी उसको खत्म कर दिया, और यहां से इस तरीके से काबुल और दक्कन और गुजरात में इनको 3 जगह जो है छिन्न भिन्न कर दिया। मेरी बात समझ, क्या कर दिया इनको, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना है बेटा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, है ना। समझ में आ रहा है तो समझाऊं, नहीं तो मैं जाऊं, ठीक है। प्रवृत्ति होता है ईयरली जो बाद में आते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या पता लगता है कि जब इन आपस में इन भाइयों के अंदर जो युद्ध हुआ, क्या हुआ बेटा, युद्ध हुआ, तो युद्ध में सबसे इनमें जो बड़ा था वो कौन था, मुअज्जम था, ठीक है। आपस में जब युद्ध छिड़ा तो मुअज्जम क्या हो गया, इसमें विजयी हो गया, मतलब गृह युद्ध के दौरान मुअज्जम क्या हो गया, विजयी। समझ रहे हैं ना कि नहीं, ठीक है। मुअज्जम जब विजयी हुआ और उसने क्या काम किया, दिल्ली पर वो शासन करने के लिए बैठ गया, किस पर, दिल्ली पर। और उसने पूरी जो मुगलों की जो वास्तविक शक्ति थी, मतलब उतनी तो नहीं थी, मैं बता चुका कि औरंगजेब के बाद में मुगल शक्ति का पतन हो गया, मुगलों का ही पतन हो गया, ये तो सब तू आया और मैं गया ये वाले थे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि मुअज्जम विजयी हुआ, और मुअज्जम जो था वो दिल्ली के शासन पर जब मुगलों के प्रतिनिधित्व के लिए बैठा तो उसने अपना जो है नाम रखा बहादुर शाह प्रथम। क्या रखा उसने, बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो, अर्थात उपाधि लेकर के वो राजगद्दी पर बैठा। समझ लिए 1707, क्योंकि 3 मार्च 1707 को इसके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद में बात समझना कि ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। अब मैं यहां से इसको खत्म कर दूं, ठीक है, यहां पे समझना। तो ये आ गया बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, याद रखना। तो बहादुर शाह प्रथम कौन था, इसका नाम क्या था वास्तविक, ये आपको पता ही है, क्या नाम था, मुअज्जम। और मुअज्जम ने क्या काम किया था, बहादुर शाह प्रथम की ये क्या थी, इसके पास एक उपाधि थी, उपाधि लेकर के क्या करा इसने, 1707 में ये गद्दी पर बैठ गया। बेटा बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, बड़े प्यार से समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, दिमाग में फंसते नहीं है ये। और अगर किसी को फंसते हो या किसी ने पढ़े हो तो मुझे बता दो, पढ़े हैं। आज बड़े शांत शांत लग रहे हो बच्चे, तुम इतने शांत तो हो नहीं, हैं। चलिए कोई बात, ये शब्द मैंने पूछा तो इस पे भी शांति है, ऐसे देख रहे हैं ऐसे। अच्छा न, ओहो, सेल डाउन चल रहा है इनका, मतलब जो चार्जिंग है इनकी ढीली पड़ गई है, इनको खाने में ना नहीं मिला। अरे भाई पानी फ्रूट्स वगैरह कुछ तो खा सकते हैं ना, अन्नी तो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, अन्नी तो नहीं मिला है ना। याद रखना जब फास्ट का मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी ऐसा कभी कभी देना, जो थोड़ा फैक्ट बता रहा हूं, और वीडियो के माध्यम से जो और लोग मेरी बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए भी एक फैक्ट बता रहा हूं। हमेशा पेट को भरा हुआ नहीं रखना चाहिए, नहीं समझे क्या। और आप अपने शरीर को इतना खाना दीजिए, जैसे आप खा रहे हैं ना, जब आपका मन भर जाए, आपका जैसे ही मन भरा खाना छोड़ दो। रियल तो ये है, अगर आपने मन के अकॉर्डिंग खाना खाया तो कभी भी आपका, जैसे आज एक आम समस्या हो चुकी है और बड़ी गंभीर ये बीमारी है कि पेट जो है यहाँ आ रहा है, ये शर्ट जो है यहाँ पहुंचती है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से हो जाता है ना, एक्चुअली ऐसा होता है, अपने में बता जो है ना। तो उसमें क्या है कि अगर आप जो है अपने शरीर को थोड़ा सा भूखा रखेंगे ना, पेट को, तो जैसे पेट में जब खाने का जो एनर्जेटिक लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो आपके पेट के अंदर जो जीवाणु भोजी होते हैं वो क्या करते हैं, भूख की शिद्दत में आके, आपने देखा होगा बहुत तेज आपको भूख लगती है, टीस। अरे डॉक्टर साहब बड़े नॉलेज की बात बता रहे हैं, जरा ध्यान दे लीजिए, कोई बात नहीं है, कन्या प्रथम वादी कारस्ते, ठीक है, हाँ। तो बात समझ लेना, जब भूखा होता है ना तो हमारे जो जीवाणु भोजी होते हैं ना, तो पहले वो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है ना उसको खा जाते हैं, समझ गए। हाँ, जो गंदगी होती है वो अपनी भूख मिटाने के लिए आपके पेट की गंदगी खा लेते हैं, जीवाणु भोजी जो होते हैं, जो भोजन को
गलाते वगैरह हैं उसको मल में बनाते हैं, तो वो आपकी गंदगी खा जाते हैं। फिर आप उनको जब दोगे तो पेट बिल्कुल फ्रेश होगा। दूसरी चीज, एक चीज और है, यदि आपने उसके बाद भी उनको खाने नहीं दिया, आप गंदगी खा गए वो, आपने देखा होगा जब आपको हल्की सी भूख की शिद्दत होती है, फिर आपको बहुत तेज भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, तो उसके बाद भी आप नहीं खाते, है ना, तो फिर आपको टीस लगेगी, टीस बहुत तेज। तो ऐसा होता है अक्सर जो है, फिर एक पीरियड ऐसा आएगा, किसी काम में व्यस्त हो जाएंगे, कुछ देर के लिए भूख आपकी मर जाती है, मरती है ना। तो वो जो जीवाणु भोजी होते हैं ना, वो यकीन मानना जो आपकी मल गुहा की दीवारों पर जो आपका प्लाज्मा होता है ना, जो ताकत होती है शरीर की, उसको खा करके, ठीक है, उसको खा करके जो आंतों पे खून फून लगा होता है, उनको खा करके वो अपना पेट भर लेते हैं, मतलब कि वो चाट लेते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं। उसके बाद भी अगर आपने उन्हें नहीं दिया तो समझ लो फिर वो टीस होती है, टीस लगती है, ठीक, उसके बाद तो देना ही पड़ेगा, फिर तो लाओ कहीं से भी, तो समझ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, भूख को आप अपने शरीर को अगर भूखा रखेंगे तो उसमें कभी भी भविष्य में जो कैंसर की सेल्सेस बनती हैं आपकी बॉडी के अंदर, भूखा रखने से वो सेल्सेस खत्म हो जाती है, मर जाती, समझ गए। और आपको जैसे पेट, ये वाली समस्या भी खत्म। क्यों? क्योंकि पेट अब लटकेगा ही नहीं। याद रखना, एक बार बाहर आ गया तो अंदर जाता नहीं है फिर। क्योंकि एक गुब्बारा ले लो तुम, नॉर्मल दुकान से खरीदो, वो बिल्कुल इतना बड़ा होगा उंगली के बराबर, एक बार उसमें हवा भर के ना, और उससे फिर जो है उसकी हवा निकाल देना, और उसे पहले जैसी स्थिति में अगर तुम ले आओ तो मेरा नाम बदल देना, कभी नहीं आ सकता। वही समस्या पेट की है, कितना भी कर लो वो कभी भी आपका जाने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए इनको अपने पेट को भूख रखना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, कोई एनसीसी भी करता होगा, इंडियन आर्मी के एक रूल्स है कि 100 ग्राम पानी से वो 4 से 5 दिन भी निकालते थे। उसको क्यों सिखाते हैं? सिचुएशन से लड़ना, बॉडी, समझ रहे हैं आप। और केवल इंडियन आर्मी के सैनिक में क्षमता है कि वो बिना कुछ खाए पिए, ऐसे कह देते 7 दिन ना लड़े, ये तो मैं बता दूं, 3 दिन बिना कुछ खाए पिए लड़ सकता है भारत का सैनिक। और कोई सेना ऐसी नहीं है जो 7 घंटे से ऊपर उसको खाना चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं इंडियन आर्मी, अमेरिका कहता है अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर लूंगा। इंडियन आर्मी का सैनिक बहुत लंबे समय तक लड़ सकता है बिना खाए पिए, सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है बेटा। परेड कराने लग जाते हैं, ठीक है, टीस होती। और हाँ, दूसरी चीज और है, अक्सर ज्यादा जैसे चक्कर वक्कर आता है, आपने इंडियन आर्मी में ये भी है रूल्स है कि अगर आपके अंदर मल है आपके पेट के अंदर, तो आपको मेहनत करने से चक्कर आएगा, इसलिए खाली पेट आपसे मेहनत कराते हैं, तो वहां स्ट्रोंग हो जाता है आपका शरीर, समझ रहे हो। चलिए, मैं मुगल पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर जो है आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मुगलों से हट गया, कहाँ पहुंच गया यार, बस मेरे अंदर यही समस्या है, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में देखे ना, मुअज्जम, ठीक है, इधर आइएगा। अब मुअज्जम क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। बहादुर शाह मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। और हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा, उस समय इसकी उम्र जो थी वो 63 वर्ष थी। 63 वर्ष थी, बिल्कुल थका थकाया था, बिल्कुल दिमाग से भी पैदल एकदम, समझ रहे हैं आप मेरी बात। कितनी आयु थी इसकी? 63 ईयर्स। अब 63 ईयर्स का बुड्ढा तो उल्टी उल्टी बातें करेगा ना, करेगा, बात समझ रहे हैं ना। मतलब वो बच्चों वाला दिमाग आ जाता है बड़े बूढ़े के अंदर। वो बहादुर शाह प्रथम को उसका क्या करा, ये ज्यादा मतलब बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है गद्दी पर बैठ गया मुअज्जम। उस समय 63 वर्ष की आयु थी जब ये बैठा, और इसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से उपाधि लेकर के ये गद्दी पर बैठ गया। जब ये बैठा तो इसने क्या काम किया उस समय आपको बताएं, इसने उदार नीति अपनाई। क्या बोला मैं आपका? उदार नीति अपनाई। समझिए, उदार नीति का मतलब है बड़ा सॉफ्ट नेचर। सॉफ्ट नेचर क्यों? अरे भाई दादाजी हैं, दादा गद्दी पर बैठ गए, तो अब ऐसा थोड़ा ही ना औलाद को मारेंगे या गालियां देंगे, बड़ा नॉर्मल स्वभाव होगा उनका। इन्होंने क्या काम किया, हिंदुओं के प्रति तो औरंगजेब का जो नीति थी वो आपको पता है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टली थी, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, हिंदुओं के प्रति भी जो है बड़ी उदार नीति अपनाई। उनके त्योहार को मनाने की इजाजत दे दी कि भाई ठीक है, कोई नहीं, आप करिए जो भी आपको करना है, ठीक है। उनके प्रति क्या काम किया,
बड़ा अच्छे से इन्होंने जो है रवैया अपनाया, तो हिंदुओं के प्रति एक तरीके से अच्छा रवैया अपनाया। इसके बाद में मराठा जो थे, आपने सुना होगा मराठा, ठीक है, तो मराठाओं के साथ इनके संबंध थे। उस समय मराठा जो है वाचस्पति थे, मराठा शक्ति उस समय जो है उठान भर रही थी। जब मुगलों का अंत हो रहा था तो मराठा का वर्चस्व जो था वो बढ़ रहा था। तो इन्होंने क्या काम किया, मराठों से क्या करा, ठीक है, मराठों से आधी अधूरी, याद रखना, इन्होंने क्या काम करा, मराठों से आधी अधूरी सुलह की। सुलह का मतलब जो है समझौता, ठीक है। इन्होंने मराठाओं के साथ में जब संधि की तो आधी अधूरी की, इधर उधर लटकाना, अधर में लटकाना, जैसे आसमान से गिरा खजूर में लटका, ठीक है, मुसीबत से आके मुसीबत में अटक जाना। तो इन्होंने बिचारों ने क्या काम किया, आधी अधूरी सलाह की। उसी समय मराठों का इन्होंने क्या काम किया, मराठों का क्या काम किया था इन्होंने, ठीक है, मराठों को इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मराठों का दक्कन, क्योंकि ये दक्कन में इनका वाचस था भाई, पहले है ना, तो इन्होंने दक्कन में क्या काम किया, एक मराठों का एक दो था सरदेशमुखी, राइट, ये एक टैक्स था मराठों का, और दूसरा था, ठीक है, चौथ, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है भैया, एक चौथ का और एक सरदेशमुखी, ये दोनों मराठाओं के कर थे। केवल इतना पूछा जाता है आपसे कि चौथ क्या है, ठीक है, तो याद रखना कि मराठा शासन का कर टैक्सेस है एक तरीके का, सरदेशमुखी भी एक टैक्सेस है। और इतना ही पढ़ना है, यही आता है प्रीलिम्स में, कहीं नहीं आता बाहर से, याद रखना। और तुम जो मेंस मेंस गाए फिर रहे हो ना, पहले प्री निकाल लो, मेंस बाद में पढ़ लियो। मैं तुम्हें एक सलाह देकर जा रहा हूं, जीवन में याद रख लेना, ठीक है, कि जब तक प्री पे फाइट नहीं करोगे आप, प्री पे मेहनत नहीं करोगे, मेंस लिखने के सपने छोड़ देना, क्योंकि जब तक प्री नहीं निकलेगा मेंस में कैसे बैठ जाओगे। और जब एक दो बार प्री निकालने का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बात समझना मेरी, तो आप जो है मेंस की तैयारी करिए, जब प्री निकले मेंस लिखेगा अच्छे से, मेंस भी पास होगा। लेकिन अभी आप क्या डायरेक्ट मेंस का आंसर लिख ले, जैसा कि यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाना तीसरे महीने बाद, अब प्री में तुम्हें फैक्चुअल याद नहीं है तो तुम्हारे लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। शब्द मेरे कड़वे होंगे लेकिन सत्यता उनमें होगी, मेरे जाने या मरने के बाद आप मुझे भी याद रखोगे, पर मुगलों की तरह तो नहीं रखोगे, लेकिन वैसे तो याद रखोगे कि मैंने सही बताया था या गलत, क्योंकि जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस किस काम का है आपका। और प्री निकालने के लिए आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा, जैसे सरदेशमुखी क्या है, चौथ क्या है, या जहां बहादुर शाह प्रथम की उपाधि किसने धारण करी। ये तीन क्वेश्चन बड़े फैक्चुअल बन गए आपके प्रीलिम्स का, बिल्कुल बढ़िया से समझ रहे हैं आप ना। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, 2000 शायद 2021 वाला पीसीएस प्री उठा लीजिएगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन रखा है, चौथ क्या है, उठा लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये फोकस करके बताया है कि चौथ जो है मराठा साम्राज्य के दौरान एक कर है, ठीक है। हुआ क्या, बहादुर शाह प्रथम ने ये सरदेशमुखी तो इनको पे कर दिया मराठाओं को, ठीक है, दक्कन में व्यापार करने का ये तो पे कर दिया, चौथ जो था वो उसने नहीं दिया, ठीक है, चौथ जो था उसने नहीं दिया। उसके बाद में, ठीक है, परंतु उसने चौथ को जो है नहीं दिया, क्योंकि सरदेशमुखी और चौथ जो था मराठों को दक्कन में वह करने का देना था। उसके बाद में क्या, इसने क्या काम किया, इसका जो बहादुर शाह प्रथम का जो नेचर था वो सिखों के प्रति बहुत ज्यादा था, सिखों के प्रति, समझ रहे, सिखों के प्रति इसने क्या काम करा था, उदार नीति अपनाई। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, नाम सुना है, इसने क्या काम किया, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह नाम सुना होगा आपने, तो गुरु गोविंद सिंह को क्या करा इसने, उच्च मनसब, याद रखना क्या करा, उच्च आपका मनसब प्रदान किया। क्या किया बेटा, आपको बताएं, उच्च मनसब प्रदान किया। मनसब जानते ही हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार नहीं है ना। तो मनसब इनको प्रदान किया। और हुआ क्या कि इस दौरान जो बंदा बहादुर थे, आपने सुना होगा बंदा बहादुर का नाम सिखों के अंदर, नहीं सुना बंदा बहादुर का नाम, बंदा बहादुर जो थे वो इनके खिलाफ आ गए भाई। जब इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को जो वाचस दिया, उनको इज्जत दी और मनसब भी दे दिया, मनसब देने का मतलब इज्जत देना है, तो जब इज्जत दी तो गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ, वो दोनों आपस में खिलाफ थे, तो बंदा बहादुर जो थे वो बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ हो गए। जब वो खिलाफ हो गए उस समय, तो उन्होंने क्या काम किया, ठीक है, उस समय विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, बहादुर शाह के। तो बहादुर शाह, मैं आपको बता देता हूं, बहादुर शाह प्रथम जिस समय बंदा बहादुर, याद रखना, जिस समय बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, उसके खिलाफ आक्रमण के लिए जा रहे थे वो, तो उसी समय 1712 में
क्या हो गया आपको पता है 1712 में जाते हुए रास्ते के दौरान, मतलब युद्ध के दौरान नहीं, उसी दौरान रास्ते में 1712 में बंदा बहादुर के खिलाफ जब आक्रमण करने के लिए बहादुर शाह जा रहे थे तो मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या हो गया बेटा? डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद एक खफी खां, उस समय एक इतिहासकार का नाम आता है जिसका नाम है आपका खफी खां। ये मुगल इतिहासकार था, याद रखना क्या था, ये एक इतिहासकार था खफी खां। और खफी खां इतिहासकार ने जो है इस बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुअज्जम को एक उपाधि दी जिसका क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है कि मैं कह नहीं सकता, शाह ए बेखबर। क्या कहा इसको? शाह ए बेखबर। याद रखना मेरी बच्चों कि शाह ए बेखबर की उपाधि खफी खां ने इसको दी। ये क्वेश्चन आता है इतिहास के अंदर कि शाह ए बेखबर की उपाधि किस मुगल बादशाह को दी गई या कहा गया था। मेरे बच्चों आराम से दिमाग में डाल लेना, बहुत प्रीलिम्स का बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी पढ़ा के जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल सटीक लिखा दूंगा, जिसका जो फैक्ट होगा वही लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि किसको शाह ए बेखबर कहेगा? बोलो। जो लड़की नहीं बोलेगी वो अकेले खड़े होकर, बहादुर शाह जफर प्रथम को, है ना। किसको शाह ए बेखबर कहा गया है? डर के आगे जीत। समझ गए बात? डर के आगे क्या है? जीत। सरदेशमुखी क्या है? एक साथ बोलो, सरदेशमुखी क्या है? क्या है? क्या है? ठीक है। चौथ कौन से साम्राज्य का? किसका? बोलो किसका? तुम्हें याद हो गया ना, ठीक है। मुअज्जम का उपाधि कौन सी थी मुअज्जम के पास? कौन सी थी? बहादुर शाह प्रथम। पूरा बोलो, कौन सी थी? ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया अंत, ठीक है। अब अगला आ जाए, हैं? ये मुझसे आगा नहीं दोबारा भैया। उतारना है? हो गया, चलो। अरे मिटा दो बच्चों, वीडियो में से उठा लियो यार, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। ठीक है, अगला कौन सा था? अब तो बहादुर शाह प्रथम हो गया, अब जहांदर शाह प्रथम आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा कौन सा? जहांदर शाह। याद रखना ये आएगा आपका जहांदार शाह। ये था 1712 से 1713 तक। याद, ओके, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बड़े आसान से, ये सबसे थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बड़ा है, इसकी बात समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुगल भारत का, याद रखना इसको कहा गया है मुगल भारत का। ये आप समझना, मुगल भारत का जो था ये था कठपुतली शासक था। मुगल भारत का कठपुतली शासक, जानते हैं, जो अंग्रेजों के इशारों पे, मराठाओं के इशारों पे नाचने वाला। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो किसी के इशारे पे नाचता है ना, किसी के इशारे पे नाचना, वो क्या होता है? कठपुतली। अंग्रेजों ने मुगलों को अपनी उंगली पे नचाया तो वो क्या हो गए? कठपुतली हो गए, है ना। तो ये पहला मुगल बादशाह था जिसको कठपुतली की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये उनके इशारों पर नाचा तो इसलिए इसको कठपुतली कहा गया। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके शासन काल में ये इतना बड़ा कठपुतली था, इतना बड़ा वाला कठपुतली था कि समझ लो कि ये नाम चार का ही राजा हुआ करता था। लेकिन इसका एक वजीर था, जो वजीर बना वो सामने नहीं आया, लेकिन वजीर के तौर पे उसका नाम था जुल्फिकार। क्या नाम था आपका? जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार, ये समझना। ये वजीर था जुल्फिकार, और जुल्फिकार जो वजीर था, हुआ क्या था, इसने जो है जुल्फिकार ने जहांदर शाह को समर्थन दे रखा था। जहांदर शाह ने सारा जो दायित्व था वो जुल्फिकार के कंधों पे टेक दिया कि आपको चलाना है, आपको करना है, जैसे करना, क्योंकि ये इसके अधीन था, इसकी बात मानता था। याद रखना इसने क्या काम किया, ये जुल्फिकार का ही संचालन था। जुल्फिकार ने क्या काम किया था, लेकिन जहांदर शाह के शासनकाल का है तो इसलिए जहांदर शाह को माना जाता है। उसने क्या काम किया था मैं आपको बताऊं। जुल्फिकार ने सबसे पहले आपको बता दूं, इसने मराठाओं के साथ उदार नीति अपनाई। क्या करा आपको बता दें? उदार नीति अपनाई, मराठाओं के साथ में उदार नीति अपनाई।
यहां पर समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि उदार नीति किसके साथ में अपनाई? मराठाओं के साथ में उदार नीति अपनाई किसने? जुल्फिकार ने। उसके बाद में आता है कि उसने चौथ और सरदेशमुखी जो कर था, मैंने अभी आपको बताया था, एक बताया था मैंने आपका चौथ और आपका सरदेश, ठीक है, मुखी, ये दोनों टैक्स जो थे वो मराठाओं को पे करा दिए। क्या करा? बोले दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे मराठाओं से हमने कोई बैर नहीं रखनी। उसके बाद में इसने क्या काम किया? सिखों के प्रति, क्योंकि सिखों से ये चिढ़ता था, इसने क्या काम किया? सिख जो थे, मैं आपको बताऊं, सिखों के प्रति, याद रखना, सिखों के प्रति इसने क्या किया? दमन नीति। याद रखना, दमन नीति क्या है? दमन नीति क्या किया इसने? जारी रखी। यहां समझ लीजिएगा कि सिखों के प्रति जो दमन नीति थी वो किसने जारी रखी? जुल्फिकार ने। ठीक है, जुल्फिकार जो था वो उनके खिलाफ था और उसने दमन नीति को जो है क्या काम करा? जारी रखा कि भाई कोई बात नहीं। ठीक है, उसने क्या काम किया मैं आपको बता देता हूं। इसने क्या काम किया? एक प्रथा थी जिसका नाम था इजारा, इजारा प्रथा। इसने इजारा प्रथा का क्या करा था? संचालन किया। याद समझ लेना बेटे, मैं आपको बता देता हूं, इजारा प्रथा का संचालन किया। और इजारा प्रथा क्या थी? ये राजस्व से संबंधित थी, राजस्व से आपका संबंधित, याद रखना मेरी बात को, संबंधित थी। ये क्या थी आपको बताएं। इसमें क्या था कि सभी किसानों को जो है एक तरीके से राजस्व देना अनिवार्य कर दिया, किसी की फसल कम हो या ज्यादा हो उसको देना तो देना था ये इसने। तो यहां पर किसान जो है वो क्या हो गए? जहांगीर शाह के खिलाफ हो गए। बोले यार ये तो सही नहीं है। उन्होंने क्या कहा? अब किसानों का जब इस प्रथा से, इजारा प्रणाली से क्या हुआ? उनका शोषण हुआ। वो शोषण हुआ तो इसको कहा गया कुप्रथा। कुप्रथा क्योंकि इसके संचालन का कोई नीति नहीं थी, बस उनको तो लूटपाट का मतलब था, क्योंकि वजीर चाहता था कि मैं सहरा लूट लूं। और उसको जो है इजारा प्रथा जो इसने चलाई थी, क्वेश्चन आता है ये कि इजारा प्रणाली जो थी को चलाने वाला कौन मुगल बादशाह था? आपको पता होना चाहिए कौन था? जहांगीर शाह। कौन था बेटा? जहांगीर शाह। लेकिन चला कौन रहा था उसको? जुल्फिकार, जो कि उसका वजीर था। क्योंकि वो वजीर के इशारे पर नाचता था इसलिए इसको कठपुतली कहा गया। ठीक है, तो कुप्रथा कहा गया और किसान जो थे वो पूरी तरीके से असंतोष में आ गए, मतलब उसके खिलाफ जो है उनकी नीति बिल्कुल खराब हो गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि जहांगीर शाह जो था वो नियत का जो है एक तरीके से, मैं कह नहीं सकता ऑन कैमरा हूं, महाबदतमीज कह दो, कुत्ता कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है, अरे कह रहे हूं यार जो होगा कर लियो, ठीक है, बात खत्म है। मर गया? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास में लिखा है कि जहांगीर शाह की जो है उसके दरबार में एक महिला बड़ी पसंद थी उसको। क्या था? महिला बहुत पसंद थी और उसके लिए जो है कहा जा सकता है कि वो उसके लिए बदनाम हुआ करता। उसका नेचर उस महिला के प्रति इतना ज्यादा सम्मानजनक था कि वो महिला के बारे में मैं आगे बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ यही खत्म करो। ठीक, मैं आगे बताता हूं। जहांगीर शाह की जो पसंदीदा महिला थी, मैं केवल उसका नाम बता सकता हूं, उसका नाम था लाल कंबर। क्या नाम था? ठीक है, ऐसे कर सकता हूं, पसंदीदा महिला, उसका नाम था लाल कंबर। क्या नाम था? कंबर। अरे कमर नहीं, कभी कमर समझ लो, कंवर। ये दरबार की इसके महिला थी और इसके प्रति जो था ये एक अयाश टाइप था, मतलब कि शर्म लिहाज का नाम नहीं था इसको। ठीक है, अर्थात जहां भी ये मिलते थे दोनों, ठीक है, तो ये लाल जो कमर थी ये इसकी पसंदीदा महिला ने इसकी जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती कराई। ठीक है, अर्थात क्या है कि एक बदनामी का स्वरूप लेकर के उतरी, अर्थात पूरे जो इसका शासनकाल रहा उसमें बदनाम रहा है इस महिला की वजह से। ठीक है, तो इसका लाल कमर था। 1713 में, कितने में? 1713 में एक व्यक्ति रहा है फर्रुख खिसियार। फर्रुख आपका खिसियार जो है उसने क्या काम करा था? इसकी हत्या कर दी और हत्या करके जहांगीर शाह को मार दिया। ठीक है, अर्थात पराजित करके उसको मार दिया। और उसके बाद में 1713 में फर्रुख खिसियार जो है वो यहां की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठा? फर्रुख खिसियार। ठीक है, ये कितने में बैठा? 1713 में। 1713 में गद्दी पर बैठा और 1719 तक बैठा। कब तक बैठा? 1719 तक। फर्रुख खिसियार, अब समझ लीजिएगा फर्रुख खिसियार के बारे में।
हाँ आपस में जो है कन्वर्ट बाई कोई चल रहा है कभी अभी है। नहीं नहीं, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई दूसरे भाई का बेटा है, अभी तो सब ये आ रहे हैं एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ठीक है अगला चलिएगा, क्योंकि समय की गरिमा को देखते हुए मुझे बड़े जल्दी से खिंचाने की जरूरत है। समय की गरिमा पे भी ध्यान देना है, क्योंकि फिर अंतिम मुगल बादशाह को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं गर्मी में बन रहा हूँ भाई साहब एक पंखा यहाँ लगवा देते क्या दिक्कत। ठीक है हैं। देखो सुनो, एसी के नाम पे मुझे याद आ गया, ग्रुप में कुछ बच्चे कह रहे थे कि अगर कोई आएगा तो हम उससे ये बात रखेंगे कि भाई हमको एसी चाहिए। हाँ ग्रुप में मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो मेरे अंदर एक हैबिट है कि मैं समझाता तो हूँ ही, मानना ना मानना उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। और किसी ने मान ली तो ये वो मान सकता है कि भाई मुझे मलिक सर ने समझाया था, मैंने उसकी बात। लेकिन मेरा कहने का मतलब और तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, ये जागीर आपकी नहीं है। यहाँ आप जैसे जने कितने आएंगे और कितने जाएंगे, समझ लेना बात को। मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन बोलता हकीकत। आप जैसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे ये चलती रहेगी। तुम अगर एसी लगवा लो और तुम्हारा सिलेबस जो है वो महीने या 15 दिन के बाद में अगर वो हो गया पूरा, तो तुम्हें यहाँ कोई एसी चला के बिठा देगा पढ़ाने के लिए? बताइए, बताओ भाई, आप तो समझदार बच्चे हैं, बिठा देगा। और एसी में पढ़ने वाले सोते हैं सिर्फ, एसी में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो डीसी में ही होती है, डायरेक्ट करंट जब जाता है ना तभी होती है। एसी में कभी पढ़ाई नहीं होती, जो अल्टरनेटिव करंट है उसके अंदर कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। मेरी बात को समझ लेना। अभी एसी मैंने तुमको यही बात समझाई थी, कुछ बच्चे ने, काव्य गौर कौन है? अच्छा आप हैं, ठीक है। मुझे याद रहता है कि कौन बच्चा चैट कर रहा है, मुझे नाम तक याद रहता है, बता रहा हूँ। तो मैंने ये बात समझाया था कि एसी पे ध्यान ना देखें आप, जो है यदि कोई आए तो आपके सिलेबस में जो क्लासेस कम हुई हैं उस क्लासेस की आप बात रखिए। थोड़ा आप जब आवाज़ उठाएंगे ये कोई बात कहेंगे तभी तो आपकी क्लासेस पूरी होंगी। अब मैं तुम्हें कितना समझाऊं, हंगामा तो, अरे कोई आया नहीं आया, हंगामा काट दो गुरुजी के जाके उसमें केबिन में, जब हंगामा काटोगे जब ही तो होगा है। अब ये है कि अभी ये लड़कियां देखो, इधर को किसी के पापा आ जाएंगे, किसी की मम्मी आ जाएगी, किसी का भैया आ जाएगा, सब अपने घर चली जाएंगी। अब महिलाओं का बातचीत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लड़कियां जो है बातचीत रखेंगी जब बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग, कहाँ गई एडवोकेट महिला जो है वो, हाँ। तो उन्होंने बोलिएगा थोड़ा सा रखें बात को जरा, अपना तुम अपना राइट तो मांगो, जितना मिल रहा है उतना लीजिए, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। तो आप फोकस करें कि हमको क्लासेस मिले अच्छे से पढ़े। अब हमें एक बात बताइए, अगर हम जैसे मान लो आज क्लास कर दी, कल हमको सूफी मूवमेंट पढ़ाना है आपको, कल बहुत बढ़िया, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, ये वो सब पढ़ाने हैं, गुरु नानक वगैरह, ठीक है। तो 2 दिन का पीरियड है, जबकि 5 दिन के पीरियड में ये क्लासेस खत्म होती हैं सूफी संत। और अगर मैं अभी आपको सारी चीजें बढ़िया से पढ़ा के जाऊं मस्ती से, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि अगर मैं अपने दिल से अगर आपको पढ़ाऊंगा ना, क्लास में याद करा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये रियल ज्ञान सबके पास है, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग पढ़े हैं, मैं तो कुछ भी टैलेंटेड नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी आर्ट होती है बच्चे को किस तरीके से टीचर समझा रहा है, उसका पैसा होता है। दिल्ली में किसी स्टेज पर खड़े हो जाइए, आपके समझाने की कला का पैसा है, समझ रहे हैं। ज्ञान सबके पास है, टैलेंट सबके पास है, कहीं से कुछ भी लाइन बताओ उठा देगा, बता देगा, लेकिन उसको बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा है, 4 टीचर आए, उनमें एक टीचर ऐसा होगा बहुत एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट वो होगा जो तुमको बेहतरीन तरीके से समझा रहा होगा, कोई भी हो, मेरे ऊपर की उंगली की बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप अपना अधिकार रखिए, आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, पढ़ लेंगे। और भैया एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही रहा था, कल उत्तराखंड पीसीएस ने कैलेंडर जारी करा है, ठीक है। और वो कैलेंडर आप देख लेना, अगर तुम पढ़ रहे हो और जाग रहे हो, तुमको कुछ पाने की ललक है, तो उत्तराखंड का पीसीएस दीजिए आप, मैंने आपको पहले ही बताई थी।
और सौभाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड पीसीएस ने 2026 का कैलेंडर दे दिया। उसने एग्जाम की डेट दे दी है 17 मई, ठीक है, और 17 मई तक बिल्कुल इतना टाइम है आपके पास कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नहीं समझे बात? अब तुम मत पढ़ो या इधर जाओ या उधर जाओ या हीरोगर्दी में रहो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। पीसीएस आ रहा जा रहा, ठीक है, और हम भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। हम भी तो जा ही रहे हैं अब, ठीक है, पढ़ाएंगे 2 दिन 3 दिन और खत्म, फर्रुखीसियार पे जाएंगे, ठीक है। ओके रेडी, ठीक है काव्या, चले ना इधर। फर्रुखीसियार के बारे में कुछ जानती हैं आप? ठीक है, नहीं जानती, कोई बात नहीं, हम जना देते हैं, अभी ध्यान देते हैं। देखिए इसने क्या काम किया था, फर्रुखीसियार जो था वो जहांदर शाह का जो है भाई था। किसका भाई था? जहांदर शाह का। और फर्रुखीसियार ने आगरा के अंदर क्या काम किया था? आगरा में क्या किया इसने? इसने जहांदर शाह को क्या करा था? हराया। क्या करा? हराया। और हरा करके स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया। जब ये गद्दी पर बैठा तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय जो है सैयद बंधु कहते हैं कि सैयदों के एक समूह के जो 2 व्यक्ति थे, +1 है ना, ये 2 व्यक्ति थे सैयद बंधु, उनके इशारे पर ये जो था मुगलों की गद्दी पर बैठा। उनके चढ़ाए में आकर इसने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह करा था। उन्होंने वाचस दिया और इसने विद्रोह करा, और विद्रोह करा के उसको हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो सैयद बंधुओं के सहायता से जब ये गद्दी पर बैठा, तो तुमको मैंने अभी बताया था कि जो जहांदर शाह था उसके शासन काल में जो वाचस था उसके वजीर जुल्फिकार का था। हुआ क्या कि इस सैयद बंधुओं ने क्या काम किया, जो जुल्फिकार था, समझ रहे हैं मेरी बात को, जुल्फिकार की क्या करा दी कि हत्या करा दी। क्या समझ लिए बच्चों? आपको हत्या करा दी, जुल्फिकार की हत्या करा दी। किसने करा दी भैया? किसने करा दी? ये सैयद बंधुओं ने करा दी। बोले ठीक है भैया, शासन संचालन बेहतर चलेगा। और जब हत्या करा दी तो इन्होंने क्या काम किया, मराठों को अपने साथ जोड़ा। सैयद बंधु बहुत चालाक थे, इन्होंने मराठा, जाट और राजपूतों के साथ में क्या काम किया, किस किस के साथ में? इन्होंने जाट लिए, प्लस आपका मराठा लिए, प्लस आपका राजपूत, तीनों आपका उस समय उत्तर भारत की मजबूत शक्तियां थी ये, ठीक है। इन्होंने तीनों को एक साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद में क्या काम किया, जो सिखों का विद्रोह हो रहा था, किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के। मैंने बताया ये आपको, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के तो पक्ष में था, बंदा बहादुर जो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, इसने क्या काम किया कि इन अली बंधु मतलब सैयद बंधुओं ने क्या काम किया कि जाट, मराठा और राजपूतों के माध्यम से सिख विद्रोह को दबाया। क्या करा? सिख विद्रोह को क्या कर लिया, आपको बताओ, सिख विद्रोह को दबाया, ठीक है। याद रखना मेरी बात, यहां पर सिख विद्रोह जब इन्होंने दबाया तो दबाने के साथ में क्या काम करा, बंदा बहादुर को जिंदा पकड़ लिया। क्या करा इन्होंने? बोले बंदा बहादुर को जिंदा पकड़ लो। अब भाई 3 शक्तियां जब एक साथ मिलकर के अटैक करेंगी तो जाहिर सी बात है एक पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और जब इन्होंने क्या काम किया, सिखों का जो नेता था जिसका नाम था बंदा बहादुर, मेरी बात समझ लीजिएगा कि बंदा बहादुर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, और बंदा बहादुर को क्या करा इन्होंने, फांसी लगा दी। क्या करा बेटा, आपको बता दें, फांसी लगा दी। अब ये बंदा बहादुर का भी खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर जाट, मराठा और राजपूत तीनों जो है उस समय शक्तियों को छोटा छोटा करके इन्होंने जोड़ लिया। हुआ ये कि बड़ा चालाक था ये, इसने क्या काम किया, जो जजिया था, आपने सुना होगा जजिया, जजिया को क्या करा इसने, क्या कर दिया, जजिया को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बेटा, आपको बता दे, उससे पहले किसी भी मुगल शासक ने जजिया समाप्त नहीं की, मतलब जो इनमें परवर्ती मुगलों में किसी ने नहीं करी, इसने क्या करा, जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया के साथ में जितने तीर्थकर थे, तीर्थकर मतलब ये आप समझ लेना, तीर्थकर कहते हैं जो पहले कर टैक्सेस लगते थे, जैसे कहीं जाते थे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मनसा देवी जा रहा है, कोई चंडी देवी जा रहा है, कोई धारी देवी जा रहा है, ठीक है, कोई उसमें जा रहा है, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन सी है, वैष्णो देवी जा रहा है ना, या कोई आपका गिरजिया देवी जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर जैसे जाना तो उस समय टैक्स लगता था। अभी आप देखेंगे भारत जो है, पता है देवभूमि क्यों कहते हैं उत्तराखंड को?
देवभूमि। उत्तराखंड में त्रासदियों का आना पता है क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में अब क्या होता है कि उसको एक टूरिज्म इलाके में बदल दिया गया है उत्तराखंड को, और वहां पर जो है जितने यहाँ के जो अयास लोग हैं वहां बल गलत हो रहे, मंदिरों के नाम पे जाते हैं, वहां पर कमरों में जो है ठहरते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, होटल वाले उसके पैसे ले रहे हैं। तो ईश्वर देख रहा है उस चीज को, और ईश्वर आज जो प्रकृति के साथ में जो ये सब चीजें हो रही ना, वो यही खिलवाड़ है कि वहां आया पूरे का पूरा उसको गायब कर गया। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं तो देख रहा है, ऐसा नहीं उसकी नजरों से आप बच जाएंगे। जिसने आपको चलना रेंगना खाना पीना और जीवन दिया है उसकी नजरों से कभी नहीं बच सकते आप। तो उसने 1 मिनट में तहस नहस इतना मलबा आना, यार पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं आप? अभी तुमने देखा होगा दराली में कितना मलबा आया, कम से कम 27-28 फीट मलबा, ठीक है, ये मुश्किल से मुश्किल 20 फीट होगा, इससे ज्यादा मलबा, और पूरी धराली गायब हो गई। ठीक है, तो ये ईश्वर के साथ में, ऊपर वाले के साथ में जो है, जब आप जो है बदताई करोगे, अब वो नीचे आके तुम्हें उठा के तो ऊपर को उड़ा के ले नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो समझा ही सकता है कि देख मैं तुझे ऐसे भी कर सकता हूँ, विकलांग भी कर सकता हूँ, तुझे मिट्टी में भी मिला सकता हूँ, और मिलाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, ओहदे, पद, अबाब सवाब, रुतबे, नूर, ठीक है, स्मार्टनेस, सब एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। ना हम रहेंगे ना तुम, ना हम रहेंगे तुम। ठीक, तो इसलिए याद रखना। मुझे एक छोटी सी लाइन याद आती है कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। छोड़ यार, खत्म करो। ठीक है, याद नहीं रही मुझे, कि मतलब ऐसे ही है कि 4 दिन की जिंदगी मतलब 2 उधार और 2 ऐसे करके थी यार, क्या है यदि है कि 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, किसी का पुराना है बहुत ज्यादा है ऐसे ही। ठीक है, छोड़ो यार, मुझसे नहीं आ रही। तो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा, तो क्या करूँ? ठीक है, खत्म करो इसको। इधर ही आ जाओ यार उधर मत ध्यान दो, बीच में पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा। ठीक है, तो इधर चलें। हुआ क्या कि इसने जजिया को और तीरथकर को जो है क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब इसने समाप्त कर दिया तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो ये अली बंधु थे, इनमें ही दोनों में आपस में विद्रोह हो गया, दोनों में खुद में लड़ाई हो गई। तो अली बंधुओं में फरूक इस्यार के जो अली बंधु थे, इन दोनों में लड़ाई हो गई। अभी आप क्या देख रहे हैं, ये जितने भी परवर्ती मुगल थे ये दूसरे के ऊपर डिपेंड ही जी रहे हैं। इनको लोग जो है इन्हें मजे ले रहे हैं। अब इनसे क्या कर रहे हैं, अब मुगलों की जो शानो शौकत थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। जो आ रहा उसके अधीन अपने अपने कर ले, अब हम बिठाएंगे तुझे, यहाँ आ जा। ऐसा होता है कि हारे हुए कैंडिडेट को जो है 4, अरे यार हम तू हमारे साथ, अभी जैसे प्रधानी चल रही है आप देख रहे हैं, हर कैंडिडेट जीता हुआ है और 300 प्लस से जीत रहा है वो। ठीक है, 500 प्लस से जीत रहा है। ठीक है, वो भले ही उसको बाद में 18 वोट और 20 वोट मिले, वो अलग की बात है, लेकिन अभी तो हर व्यक्ति जो खड़ा होना चाह रहा है वो सब जीते हुए प्रत्याशियों में अपनी गिनती कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। जब अली बंधुओं में दोनों में आपका क्या हुआ, लड़ाई हुई, तो मराठा सैनिकों के साथ में इन अली बंधुओं ने क्या करा था, जैसी लड़ाई हुई तो एक मराठा जो था, मराठाओं के साथ में एक जाके मिल गया, दूसरे ने क्या कहा कि उनकी हत्या। अब उन्होंने देखा मराठा और जब सैयद बंधु जो है दोनों आपस में मिले ना, तो इन्होंने देखा कि यार एक काम करो इन्हें मारो। तो इन्होंने दोनों ने क्या काम करा, सैयद बंधुओं ने फरूक इस्यार की 1719 में क्या कर दिया, हत्या करा दी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या करा दिया, हत्या। तो अभी शासन संचालन के लिए जब इसकी हत्या करा दी, तो आपको बताएं उसके बाद में रफी उद दरा जात, ठीक है, ये बैठा 1719 में। कौन बैठा, रफी उद दरा जात। ये आता है आपका रफी उद आपका दरा जात। ये बैठ गया कितने में, 1719 में, और ये 1719 में ही बैठा। याद रखना कि परवर्ती मुगलों में सबसे बुद्धिमान शासक था ये। इसकी एक क्वालिटी थी कि सबसे बुद्धिमान था। क्या था ये, सबसे बुद्धिमान। याद रखना, बुद्धिमान किसको कहते हैं, जिसके अंदर बुद्धि होती है। लेकिन इसकी बुद्धि भी बेकार थी, क्योंकि बुद्धि इसलिए बेकार थी क्योंकि ये दोनों का तो ये जो था क्या था, ये बंधुओं के किसमें था,
बंधुओं के नियंत्रण में रहा। क्या रहा? आपका नियंत्रण में था। अब एक बात बताओ, ठीक है, हाथी चाहे कितना भी हो जाए, शेर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, कितना भी ताकतवर हो, अगर वो सर्कस में अगर दिखा रहा है खेल, है ना, तो क्या करेगा वो? कठपुतली बनेगा ना। वो जैसे उससे कहेगा वो चाबुक से डर जाएगा शेर, और जंगल में किसी के बाप से नहीं डरने वाला है वो, है ना। समझ रहे हो? अगर अंगड़ाई मार देना गड़ाक जैसी, तो आदमी का जो कलेजा फट जाएगा, समझ रहे हो, कई फीट ऊपर जाएगा, बोले मारे गए आज तो चच्चा बचाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ठीक है, उम्रे दराज खरीद कर लाए थे 4 दिन। समझ गए? उम्रे दराज खरीद कर लाए थे 4 दिन, जो आरजू में कट गए 2 इंतजार। ठीक है, यही समझना, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो आ जाता है, मुझे याद आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखो। ऐसा ना, मैं किसी चीज को कोशिश करते हैं जैसे, वो याद नहीं रहता, वो माइंड इतना अच्छा। उम्रे दराज खरीद कर लाए थे 4 दिन। हाँ, पूरे का ही बताएंगे, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो उसका अर्थ भी बताते हैं ना। उम्रे दराज की, जो उम्रे दराज मतलब कि अपने जीवन में जो है ऊपर वाले से जो है 4 दिन की जिंदगी लाए थे हम खरीद के, कि हम जिएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। तो 4 दिन की जिंदगी ना, उम्रे दराज लाए थे मतलब पूरी जिंदगी हम 4 दिन की खरीद के लाए थे। ऊपर वाले से भीख मांगी, खरीदी, जैसे भी किया। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 2 इस चीज में कट गए कि यार हम ये, हम वो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आरजू थी हमारी कि यार हम ऐसा, ठीक है, इसकिया शायराना अंदाज, बुढ़ापे में गालिब, ऐसा। ठीक है, तो वो 2 आरजू में कट गए, वो पूरी नहीं हुई, ऐसे कटता रहे और बढ़ते रहे। और 2 इंतजार में कि यार ये कब पूरी हो। तो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सोचता है, वो जितनी जिंदगी लाता है ना, उसमें वो आंकड़े लगाता रहता है, सेट करता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, और आखिर में जब बुढ़ापा आता है उसको, तो बस आंखें खुली रहती हैं और दुनिया खड़ी रहती है, और बस वो देखता रहता है, और अंततः उसका जो है चला जाता है। किसी का नाम नहीं रहा, बड़े बड़े रुतबे जमीन के अंदर दफन हो गए। ठीक है, ना हम रहे, ना तुम रहे, ना ये जहां रहा। ठीक है, ना वो रहे, ना हम रहे। ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो ऐसा होता है अक्सर, जो है ध्यान रखिएगा। चलो, या तो एक शेर और सुनाएंगे तुम्हें बाद में। ठीक है, हाँ, आज हमारे जो है शायर जाग गया, इसलिए जो है बिल्कुल छेड़े ना हमें। ठीक, तो आराम से इधर आइएगा थोड़ा सा। सैयद बंधुओं ने क्या काम किया, इसको अपने नियंत्रण में रखा, और नियंत्रण में रखने के बाद इसका उत्तराधिकारी जो था, इसका जो दूसरा भाई था, इसका उत्तराधिकारी था रफीउद्दौला। कौन था? सबसे बुद्धिमान था। उनको लगा कि यार ये बड़ा बुद्धिमान है, इसने आते ही जैसे गद्दी पर बैठाया, इसने जो है उनकी नीतियों को कटाक्ष किया। बोले यार ये तो दिक्कत कर देगा भाई हमें। उन्होंने क्या काम किया कि रफीउद्दौला की जगह उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या, रफीउद्दराजात, ठीक है, रफीउद्दराजात जो था ये सबसे बुद्धिमान था, तो इसकी जगह उन्होंने क्या काम किया, कॉल मत करो, पढ़ा रहा हूं मैं। हेलो, कॉल को, कॉल बाद में कर लेना, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। ना ना, मैं वो मेरे पास ही है, खराब हो गया था, लाया था मैं इसे। ठीक, कोई सा नहीं है, नहीं, रावत जी पे कर लो, रावत जी पे कर लो। ना ना, वो खराब हो गया तो मुझे ठीक कराना है। ठीक, चलिए बच्चों, रफीउद दराजात को उन्होंने हटाया, और क्या काम किया, रफीउद दराजात की जगह उसका जो भाई था दूसरा, इसका नाम है रफीउद दौला, इसको बैठा दिया। क्या करा, रफीउद दौला को बैठाया 1719 में। बोले इसको हटाओ तुरंत से पहले, उसको हटाया, 1719 में जो है इसको बैठा दिया। याद रखना मेरे बच्चों, रफीउद दौला जो था, इसको उपाधि दी गई थी, इसको एक उपाधि दी गई थी शाहजहां द्वितीय के नाम से। पहला तो आपने देखा होगा, इसके पास शाहजहां जो द्वितीय था वो ये रफीउद्दौला ही था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रफीउद्दौला को बैठाया, जैसे ही रफीउद्दौला को बैठाया तो हुआ क्या कि बेचारा ये बीमार पड़ गया, और इसको जो है क्षय रोग हो गया। क्षय रोग जानते हैं आप लोग? हैं, टीवी होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस टीवी, ठीक है, ट्यूबर
क्लोसिस, इसको टीवी हो गया और टीवी से मर गया, उस समय टीवी का इलाज कम हुआ करता था, ठीक है। तो बेचारा ये बचा नहीं, और जैसे ही ये मरा तो इसके बाद में यहां पर गद्दी पर बैठा अगला शासक जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ये थोड़ा सा फाइट करेगा, इसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठा तो इसका साम्राज्य था 1748। कितना था आपको बताएं? सॉरी 1719। कितना था? 1719 से लेकर के 1748 तक गद्दी पर बैठा। इस मुगल बादशाह की सबसे बड़ी खासियत थी कि जिस दिन से ये गद्दी पर बैठा, ये मरने के बाद ही गद्दी पे से उतरा। समझ रहे? ये पहला ऐसा शासक था कि जब ये गद्दी पर बैठा तो मरने के बाद ही गद्दी पर, परवर्ती मुगलों में पहला ऐसा शासक था। याद रखना, जिस दिन ये बैठा, ठीक है, अर्थात जो मैंने आपको बहादुर शाह प्रथम पढ़ाया था ना, बहादुर शाह प्रथम पढ़ाया था मैंने आपको, याद रखना। तो बहादुर शाह प्रथम का, याद रखना, सगा पोता था ये। क्या था? पोता मतलब पोते, पोता, पोता रहना, ठीक है। तो पोता था ये उनका, बहादुर शाह प्रथम का पोता था। जैसे ही ये गद्दू पर बैठा तो मृत्यु तक इसने शासन किया। लेकिन इस बेचारे का दुर्भाग्य की बात यह थी, या सौभाग्य की बात कर लो, कि इसको नाचना, डांसिंग बड़ा पसंद था। ये नृत्य में बड़ा इंटरेस्टेड रखता था, नाचता था, ये डांस करता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो डांसिंग शासक कौन था? कौन था? क्वेश्चन नहीं आएगा डांसिंग शासक, लेकिन ये आ सकता है कि कौन मुगल बादशाह नृत्य में शौक रखता था या नृत्य में इंटरेस्टेड था। कौन था? मोहम्मद शाह। और नृत्य में इसको जो है कथक, जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश का ये है, यही है ना। और कथकली केरल का। पक्का पढ़ा दिया सर ने? आलम सर तो हंसा हंसा के पढ़ाते हैं आपको, है ना? नहीं पढ़ाए? चलिए पढ़ा देंगे, नृत्य पढ़ा देंगे, मुखोटे, भरतनाट्यम, ये कुचिपुड़ी वगैरह वगैरह टाइप से ये आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं, एक एक जगह से एक एक क्वेश्चन सेट होता है, ध्यान रखना। मैं आपको बताऊं, पूरे पूरे चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन आता है सब जगह से। जैसे एक मिट्टी पूछी जाएगी, एक नृत्य पूछा जाएगा, एक चोटी का नाम पूछा जाएगा, मैं ज्योग्राफी के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एक मौसम से संबंधित कब आता है कब जाता है, ये वाला पूछा जाएगा। एक रवि खरीफ जायद, तीनों में से एक पूछा जाएगा, ठीक है। समझ लेना मेरी बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा। इस तरीके से सेट कर लो, गोल सेट कर लो कि अगर 18 या 20 नंबर का जो है वहां से आ रहा है तो वो कहाँ कहाँ से ज्योग्राफी में से आ रहा है, ये याद रखना। विश्व की चोटियों में से, जैसे कि डाउन्स, पंपाज, ये घास के मैदान है, इनमें से भी एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, याद होगा ना। ये ज्यादातर 90% चांस होते हैं, 95% इसे फंसने के। तो इस तरीके से आप शेड्यूल बना के तैयारी करेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है? नृत्य। किसके बारे में? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह नृत्य को बहुत पसंद करता था, सबसे ज्यादा। लेकिन शायद आपको पता होगा कि जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा था तो उस समय नादिर शाह का नाम सुना है आपने? नादिर शाह नाम ही सुना होगा। यस सर, तो ऐसे कह देते हो जैसे बहुत बड़ा पढ़ रखा तुमने, है ना। तो नादिर शाह का जो आक्रमण था, नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, भारत पर, याद रखना, आक्रमण भारत पर इसी के समय हुआ। क्या हुआ आपको बता दे? इसी के समय। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो इसके समय में ही हुआ था। किसके समय में हुआ था? और वो कब हुआ था? 1339। वैसे 38 में आया था वो 1738 में आया था, 39 तक रहा, ठीक। तो इसके समय में हुआ। अब आपको बता दें, हम आपको थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में भी जान लें कि नादिर शाह कौन था, ताकि याद रह जाए आपको, है ना। जितना हमें मालूम है उतना हम पढ़ा देंगे, बाकी तो ऊपर वाला जाने तुम्हारे साथ क्या हो, ठीक है। तो नादिर शाह के बारे में हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, नादिर शाह जो था, मैं आपको बता देता हूं, ये एक ईरान का शासक था। ईरान का शासक था, याद रखना। और ईरान के अंदर इसको एक उपाधि दी गई थी जिसको कह सकते हैं राष्ट्रीय नायक। समझ रहे? ये इतना बड़ा था कि इसको राष्ट्रीय नायक कहा जाता था ईरान का। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? अरे मैं गला फाड़ लूं, मेरी इज्जत तो कर लो थोड़ी, ठीक है। समझ रहे? राष्ट्रीय नायक। अब हुआ क्या कि उस समय भारत के रिश्ते अच्छे थे। इस राष्ट्रीय नायक ने क्या काम किया? नादिर शाह ने भारत में अपने 3 दूत भेजे। तुम खड़ी हो।
मुझे ये बताओ दूत किसे कहते हैं? दूत राजा का नहीं या मैसेंजर का काम करे वो। वेरी गुड आंसर। यू स्टैंड प्लीज, यू स्टैंड। वर्तमान में दूत की रैंक क्या है आईएएस में? कौन से पद दूत बनते हैं? दूत कैसे बना जाता है? मुझे पूरी फुल फॉर्म बताइए। ये दोनों कन्याएं खड़े हो जाएं, दोनों हो जाओ, दोनों। क्या नाम है? जेबा। आपका? इकरा। ठीक है, बैठ जाओ तुम। अरे तुमको नहीं बैठाना है, तुमको खड़ा करना है। आप बताइएगा कि वर्तमान में दूत, क्योंकि मालूम होना चाहिए सब बच्चों को ये दूत किसे कहते हैं। दूत कौन है वर्तमान में, क्या रैंक होती है दूत की? दूत कैसे बना जाता है? क्या दूध दूने वाले को दूध कहते हैं वो? अच्छा, आप बताइए। सर इंडियन फॉरेन सर्विस एक सिलेक्शन का होती है, यूनियन सर्विस में शुक्रिया काम देते हैं, तो उसमें चॉइस करते हैं अपनी आईएफएस वो इंडियन फॉरेन सर्विस में पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रमोशन होते हैं तो बेस्ट हो जाते हैं। फिर आगे इसके बाद जो हमारी हाई पोजीशन होती है हाई पोजीशन में हाई पोजीशन हम एडमिशन। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा। अब तुम्हारे पल्ले पड़ा। अभी इनके मतलब पड़ोसी ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन इन्होंने ये नहीं पता। ठीक है, बैठिए। देखिए, यूपीएससी जब एग्जाम कराता है तो उसमें 3 बड़ी सेवाएं होती हैं। पहली जो फर्स्ट रैंकर्स होते हैं वो आती है आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरी होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और तीसरी होती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो जो आईएफएस वाले होते हैं वो दूत बनते हैं आज की डेट में। जैसे कि चाइना, कोई चाइना में जा रहा है, कोई हमारा जो है अमेरिका में जा रहा है, तो अमेरिका के अंदर हमारा जो इंडिया को प्रेजेंटिव करता है वो भारतीय दूत ही करता है। मतलब जो आईएफएस सेवा से जाते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं ये भी, ठीक है। तो ये हमारे जो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में जा करके, ठीक है, कि क्या संदेश आ रहा है। एम्बेसी में जो मेन डायरेक्टर होते हैं वो आईएफएस वगैरह ही होते हैं, याद है? तो समझ लीजिएगा। तो वैसे प्रकार से जो है नादिर शाह ने क्या काम किया, भारत में उस समय जो है 3 दूत भेजे। कितने भेजे? 3 दूत। अब हुआ क्या, मोहम्मद शाह शासक था वहां का, कहाँ का? दिल्ली का, बैठा हुआ था, अर्थात आगरा इसी के अधीन था। तो जब 3 दूत भेजे तो 2 तो जो है वो वापिस बेचारे निकल गए। इसने क्या काम किया, जबकि इसका कोई लड़ाई नहीं थी नादिर शाह से, इसने क्या काम किया, एक दूत को जो है बंदी बना लिया। क्या करा, जब 3 दूत जो नादिर शाह ने भेजे थे, ठीक है, मोहम्मद शाह के दरबार में, उनमें से एक दूत को उसने क्या करा, बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो उस समय जो है हुआ क्या कि जो राजनयिक संबंध थे ईरान के साथ में, जो राजनयिक संबंध थे अर्थात नादिर शाह के साथ में संबंध थे राजनयिक, वो भी इसने तोड़ लिए। अपने आप को सोचा कि हम तो पावरमेंट है, इसने वो राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए। जब वो राजनयिक संबंध तोड़े तो क्या हुआ, उस समय नादिर शाह को लगा कि यार मेरा दूत भी रोक लिया और नंबर भी तोड़ दिया, इसका मतलब जो है ये हमसे खफा हो गया। अब गुस्से में क्या होता है, आदमी जो है गुस्से में आग बबूला हो जाता है। नादिर शाह को गुस्सा आया क्योंकि ईरान का राष्ट्रीय नायक था सारे ईरान का, ये आया हिंदुस्तान, और आने के बाद इसने दिल्ली में आया, और दिल्ली में इतनी बुरी तरीके से नादिर शाह ने मारकाट की कि नदी नालों में खून बहा दिया। ठीक है, बच्चों औरतों बूढ़ों सबको इसने जो है जो भी मिला, क्योंकि इसको आत्मसमर्पण कराना था मोहम्मद शाह से। क्या कराना था इसको, आत्मसमर्पण कराना था। इसने बुरी तरीके से मारकाट की, वहां पर लोगों को क्या करा, इसने जो है झुका दिया। अर्थात मोहम्मद शाह की मजबूरी बन गई नादिर शाह के आगे आत्मसमर्पण करना। और हुआ ये कि मोहम्मद शाह ने उस समय कहते हैं कि नादिर शाह के सामने जो है क्या करा, आत्मसमर्पण करा। जब आत्मसमर्पण करा तो उस समय कोहिनूर, विश्व प्रसिद्ध हीरा, आज भी कोहिनूर का नाम सुना होगा, और मयूर सिंहासन जो कि मुगलों का सिंहासन हुआ करता था रतन जड़ित, वो दोनों चीजें जो है इसने क्या काम करा, नादिर शाह लूट के ले गया था। आपको शायद मालूम होगा, वो लूट के ले गया था उसको। ठीक है, उसके बाद में हुआ ये कि यहां पर जो है इसके छीन लिया, लेकिन इसके ज्यादा बड़ा वर्चस्व नहीं माना जाता। उसके बाद में ये वापिस जो है संधि के अनुसार जो है ये वापिस चला गया। जब उसने आत्मसमर्पण करा तो ये वापिस चला गया। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं
इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में आया अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह कब आया आपको बता दें, अहमद शाह 1748 से लेकर के कब तक रहा? 1754 तक रहा। कब तक रहा ये? 54 तक। तो अहमद शाह जो था, अब इसके शासन में ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका कोई बड़ा वाचस्पति नहीं है, और अगर आप छोटा छोटा, लेकिन आपको बता दें मुगलों के अंदर जो सबसे बड़ा निर्गुण शासक था, ठीक है, कौन था आपको बता दें, ये था निर्गुण शासक। क्या था ये? निर्गुण शासक था। इसके अंदर कोई गुण नहीं था। आपको बताएं कारण, ठीक है, ये एक आपको बता दें नर्तकी, ये एक नर्तकी का पुत्र था, याद रखना। इसकी जो माता, मुगलों का वंशज तो रहा लेकिन इसकी माता जो थी वो एक डांस करने वाली थी, ठीक है, नाचने वाली, तो इसलिए जो है ये निर्गुण रहा, इसके अंदर जो है वो कलाकारी नहीं थी। उसके बाद में आपको बताया आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक बैठा। कौन बैठा? आलमगीर द्वितीय। तो ये आलमगीर द्वितीय आ गया, और ये कब से बैठा है? ये 1754 से लेकर के जो है 1759 तक जो है गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर बैठा? ये परवर्ती मुगलों में ये गद्दी पर बैठा। उसके बाद में क्या आता है? और हाँ, आलमगीर द्वितीय एक ऐसा व्यक्ति था, मैं आपको बता देता हूं, यहां से 1754 आपने सुना होगा, ठीक है, 1754 सुना। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, 57 में हुआ। तो इसका मतलब है कि पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध इसी के समय हुआ। याद रखना मेरी बात, इसी के समय हुआ। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पलासी का युद्ध अंग्रेजों की हिंदुस्तान में पहली ऐसी विजय थी जिसके बाद में उनका वर्चस्व यहां पर जम गया, ठीक। और पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में जो कब्जा हुआ था वो 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों का पूरा यहां पर हाथ कायम हो गया उनका, है ना। और यहां पे भी कह सकते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, ठीक है, घर का वेदी लंका ढाए। आज तक जो लोग हारे हैं ना, जो लोग अपनों से, मतलब अपना जब होता है ना, अपना जब दुख देता है ना, आस्तीन का साफ होना, ठीक है, तो अपने का दुख नहीं सहा जाता क्योंकि उसको पता है कि इसकी नस कहां से दबेगी। हमने आपको बताया था बहुत पहले, और बहुत पहले नहीं अभी बताया था, मैंने शायद बताया था जब झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के किले पर जब अंग्रेज भेद नहीं पा रहे थे तो सदाशिव राव ने बताया था, और इस शर्त पे बताया था उसने कि वो उसको क्या करेंगे कि किले को जीतने के बाद कुछ समय के बाद जो लूटना है धन संपत्ति लूट लेंगे, लेकिन वो किला जो है उसको दे देंगे। उसने अंग्रेजों से ये बात तय कर ली और सदाशिव राव ने बता दिया कि यहाँ से आक्रमण करो। अंग्रेजों ने वो किला फतेह किया, वहां से अंग्रेजी सेना अंदर बनी किले के और किला फतेह कर लिया। किला फतेह करने के बाद जब सदाशिव राव ने कहा कि बताइए हमारी जो शर्त या संधि हुई थी हमारी, अब हमें दीजिए, अंग्रेजी सरकार ने सदाशिव राव को गिरफ्तार किया। और अंग्रेजी सरकार ने सदाशिव राव को गिरफ्तार करने के बाद कहा कि जब तू अपनों का ना हो सका तो हमारा क्या हो, और उसको पकड़ करके फांसी तय दी गई। तो कहा है ना मैंने, तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा और यही होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की बहुत बड़ी लीला है, याद रख लेना। जब किसी को सताते हैं तो वो ऊपर वाला देखता है। तो इसलिए बच्चों याद रखना, कुछ गलत मत करना। और पलासी का युद्ध जो है वो इसी के समय में हुआ, और बेचारे टुक टुक देखते रहे। लेकिन जो था बंगाल के अंदर ये युद्ध हुआ था, ठीक है, इसकी कहानी कुछ अलग है, इसलिए मैं इससे आगे चलता हूं। शाह आलम द्वितीय में जो 1759 से 1806 तक रहा, कौन रहा? शाह आलम, ठीक है, याद रखना, शाह आलम द्वितीय। ये क्या से रहा? 1759 से 1806 तक, ये 1806 तक रहा। और आप याद रखना कि शाह आलम द्वितीय का कोई इतना बड़ा जो है मुगलों के अंदर वर्चस्व नहीं था। उसके बाद में अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसके बाद में कौन आता है? अकबर द्वितीय। ये कब से कब? ये 1806 से लेकर के 1800 कितने तक रहा? 37 तक, 37, ठीक है, 1806 से 1837 ही रहा है ना, 37। तो अकबर द्वितीय ये उतार लीजिएगा, जिनके देखो जिनका कोई ज्यादा इंपोर्टेंट रोल नहीं है, मैंने बस बता दिया कि सीक्वेंस। उसके बाद में अकबर शाह है, ठीक है, अकबर शाह, ठीक है, ये अकबर शाह के नाम से, ठीक है। उसके बाद हाँ है नहीं, अकबर शाह द्वितीय कर सकते हैं, अकबर शाह द्वितीय, शाह द्वितीय था, दूसरा था ना। इसके बाद में आता बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, कौन आता है? बहादुर शाह द्वितीय। 1837 तक हो गया।
बहादुर शाह द्वितीय अर्थात जफर, और इसका नाम था जफर विजय। क्या नाम था? ये आज पहली बार पढ़ा होगा आपने, जफर विजय। ठीक है, ये रहे 1837 से लेकर के कब तक मालूम है आपको? 1858। कब तक रहे ये? 1858। अभी देखिएगा, अब इनके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। 4 मिनट में मैं बहादुर शाह जफर को पढ़ा देता हूं आपको। अंतिम मुगल बादशाह आप पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे बच्चों थोड़ा सा समझिएगा। इस व्यक्ति का इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा। ऋणी जानते हैं? कर्जदार रहेगा। भले ही हिंदुस्तान के विषय में किसी ने कितना भी आंकड़ा लगाया हो, लेकिन बहादुर शाह जफर एक ऐसी नामचीन अर्थात मुगल अर्थात भारत का एक ऐसा नायाब हीरा जो हिंदुस्तान के लिए अपने दोनों बेटों की उन्होंने कुर्बानी दी और स्वयं भी अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गए। इस व्यक्ति का जन्म 1775 को हुआ था। कब हुआ था? अगर इसके मैं जन्म की बात करूंगा तो 1775 को हुआ था इनका जन्म, और इनके जो पिता का नाम था वो अकबर द्वितीय था। क्या नाम था इनके पिता का? नाम अकबर द्वितीय। याद रखना, अकबर द्वितीय के पिता थे। और अगर माता का नाम मैं आपकी बात करूंगा, इनकी माता, तो इनकी माता का नाम था लालबाई। क्या नाम था इनकी माता का? नाम लालबाई। आज तक बहादुर शाह जफर की माता का नाम पढ़ा आपने? लालबाई था। ठीक है, और लालबाई आप जानते हैं, ठीक है, हिंदू माता थी इनकी, है ना। तो अब यहां से आप पढ़ेंगे, मेरे बच्चों समझ लेना, जब 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्टिंग हुई थी, तो 11 मई को जो है मेरठ से क्रांति उठी और दिल्ली पहुंच गई। और इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? मेरठ से कदम सिंह। और दिल्ली में उस समय जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे, और बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का मुख्य नेता चुन लिया गया। और मुख्य नेता इसलिए चुन लिया गया क्योंकि मुगल बादशाहों का उस समय बाचस था, अंग्रेज भी मुगलों की बात मानते थे। ऐसा नहीं था, बहादुर शाह जफर बड़े उम्रदराज व्यक्ति थे और बड़े उदार और बड़े नेचर के, लेकिन इस व्यक्ति की सबसे अच्छी खासियत थी कि हिंदुस्तान के अंदर ये कवि अर्थात जो है शायरों के रूप में आज भी दुनिया इसे याद रखती है, और जब तक सूरज चांद रहेगा बहादुर शाह जफर को याद किया जाएगा। याद रखने हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर को याद किया। इसकी शायराना अंदाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। तो जब इनको जो है कदम सिंह ने दिल्ली के अंदर जो है किस चीज की उपाधि दी, उस समय जब दिल्ली में क्रांति का नेता इनको उठाया गया, तो इनको जो है उस समय मुख्य नेता चुन लिया गया। किसका? 1857 की क्रांति का मुख्य नेता चुना, और इन्होंने दिल्ली से इसका नेतृत्व किया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। लेकिन अंततः बड़ी लंबी स्टोरी 1857 में जो है, कहने का मतलब बहादुर शाह जफर की, लेकिन बहादुर शाह जफर की जो है अंत में जो है हिंदुस्तान के जो इतने सारी जगह पर जो ये फैला हुआ था, एक तरीके से सिखों को इनके खिलाफ कर दिया गया, सिखों को भड़का दिया गया। गोरखा और सिखों ने 1857 की क्रांति में जो है साथ नहीं दिया। सिखों को यह बात कह दी गई कि अगर हिंदुस्तान से अंग्रेजों ने या वो फैला दिया, एक तरीके से अंदर अंदर बात फैला दी कि अगर अंग्रेज यहां से जाते हैं तो मुगलों का कहना है कि वो सिखों की गर्दनें कटवा लेंगे, और इस वजह से सिखों ने ये बात सच मान ली और सिखों ने 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिया। साउथ इंडिया अछूता रहा 1857 की क्रांति से, पढ़े लिखे लोगों का इसमें कोई वाचस ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए यह क्रांति असफल रही है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को जो है, आपने पता ही होगा कि हुमायूं के मकबरे में दोनों को इनके सामने जो है जिंदा इनके सामने गोली मार दी गई थी। और हडसन ने उसी समय जब ये बात कही थी कि दमदमे में दम नहीं, जान मांगो खैर की, ए जफर ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की, तब जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बात कही थी क्योंकि शायराना अंदाज था, हडसन ने कहा इनसे। और दोनों बेटों को इनके सामने गोली मार दी गई थी। किसी के बेटे को मारा, उनका कलेजा देखिए, लेकिन गोली मारने के बाद भी उनकी सिकन पे पसीना नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ लोग शासकों का, मैं आपको बात बता रहा हूं, वाचस रहा है,
अगर उनकी औलादों को उनके सामने कत्ल कर दिया गया है तो वो एक बाचस्पतिशाली व्यक्ति हुआ करते थे, वो हारे नहीं। जिनमें एक क्रांतिकारी का नाम भगत सिंह का भी आता है। आपको पता है भगत सिंह को फांसी के लिए जब आपका लाया जा रहा था, उसकी मां से उससे मिलने की ख्वाहिश को बुलाया गया तो भगत सिंह ने अपनी मां से रोते हुए मना किया था। शायद मालूम होगा कि भगत सिंह ने अपनी मां से कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तुमने ऐसे बहादुर बेटे को पैदा किया कि तुम्हें तो रोना ही नहीं चाहिए था। आने वाले हिंदुस्तान में न जाने कितने भगत सिंह पैदा होंगे, और अगर तुमको किसी ने रोते हुए मां देख लिया तो कहेंगे भगत सिंह की मां रो रही है। उन्होंने कहा कि मां, मुझे ये हमेशा खुशी रहेगी कि भगत की मां रोई नहीं थी, और ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमेशा नमन किया जाएगा। माय आइडियल पर्सन भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। मैं दो व्यक्ति को अपना आइडियल मानता हूं, पहला एपीजे अब्दुल कलाम आजाद और क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह को। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए हुआ क्या कि लास्ट शब्द है, इसी क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को जो है जब अंग्रेजी सरकार ने देखा तो उनको गिरफ्तार कर लिया, वहीं से हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और उनको सीधे यहां से निष्कासित कर दिया। कहां पर? रंगून बर्मा में। और रंगून बर्मा में जब वहां पर जो है जेल भेज दिया तो उस जेल के अंदर जो है उन्होंने अपने अंतिम समय काटा, और काटते हुए बड़ा दुख दर्द, बड़ा दर्द भरी उन्होंने एक शायरी लिखी थी, मुझे याद है, मतलब मैंने लिखी है उसको, कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे। बहादुर शाह जफर ने अपने शब्दों में इनको लिखा है। जब लास्ट में वो रंगून बर्मा के अंदर जेल के अंदर बंद थे, बीमार पड़ गए थे, उस समय उनको जो है लकवा हो गया था। आपको बता दें बहादुर शाह जफर को लकवा हो गया था, तो लकवे के दौरान उन पे कई बार अटैक आ गया था। तो उन्होंने कहा था, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। दिले दागदार में, ठीक है, हिंदुस्तान के लिए कहा कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लिखा, और इसी लिखने के साथ 7 नवंबर 1882 को रंगून बर्मा के अंदर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, और हमेशा के लिए मुगलों का वर्चस्व खत्म हो गया। क्या? 7 नवंबर 1862, ठीक है, रंगून वर्मा के अंदर। अब आप जा सकते हैं या मैं जा सकता हूं? बैठ जाइए, 1 मिनट, कोई नहीं जाएगा, अभी सेल्फी ली जाएगी पहले। हाँ बेटा, अभी बताता हूं, मैं थोड़ा बता देता हूं। उत्तराखंड वाले बिल्कुल रेडी रहिएगा। अबे देख लो इधर को, ठीक। और बच्चों, हाँ अभी आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं? कर दो क्वेश्चन, स्टैंड।